तो आज हम उनके YouTube सफ़र, उनकी कमाई के तरीकों, हालिया AI वेंचर और इन विवादों के पीछे की कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यानी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी सफलता का फॉर्मूला क्या है, क्या चीज़ उनके कंटेंट को इतना आकर्षक बनाती है, उनकी आय के अलग-अलग स्रोत क्या हैं, ये नया AI प्लेटफॉर्म किस बिजनेस मॉडल पर काम करता है और उन्हें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे नाम पर चर्चा कर रहे हैं जो डिजिटल दुनिया में काफ़ी चर्चित हैं, ध्रुव राठी। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ उनकी ज़बरदस्त लोकप्रियता है, करोड़ों व्यूज़ हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, और दूसरी तरफ उनसे जुड़े विवाद और आलोचनाएं भी कम नहीं है। सही कहा। तो आज हम उनके YouTube सफ़र, उनकी कमाई के तरीकों, हालिया AI वेंचर और इन विवादों के पीछे की कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और इसके लिए हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। कुछ YouTube वीडियोस हैं जो उनकी कमाई और नए AI प्लेटफॉर्म का विश्लेषण करते हैं। हाँ। कई वेब पेज उनकी नेटवर्थ और आय का अनुमान लगाते हैं, और कुछ लेख उन विवादों पर रोशनी डालते हैं जिनमें उनका नाम आया है। अच्छा। हमारा मकसद है कि इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी को एक साथ रखकर एक क्या कहते हैं, संतुलित तस्वीर पेश की जाए। सही कहा। यानी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी सफलता का फॉर्मूला क्या है, क्या चीज़ उनके कंटेंट को इतना आकर्षक बनाती है, उनकी आय के अलग-अलग स्रोत क्या हैं, ये नया AI प्लेटफॉर्म किस बिजनेस मॉडल पर काम करता है और उन्हें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तो शुरू करते हैं उनके सफर से। ध्रुव राठी आज हम सब जानते हैं भारत के सबसे प्रभावशाली यूट्यूबर्स में गिने जाते हैं। हाँ। उनकी पहचान है जटिल सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय मुद्दों को आसान भाषा में समझाना। और उनके चैनल के आंकड़े वो तो वाकई हैरान करने वाले हैं। अलग-अलग स्रोतों में सब्सक्राइबर्स की संख्या कहीं 29 मिलियन लिखी है, कहीं 36 मिलियन प्लस तक बताई गई है। हाँ, काफी रेंज है। और कुल वीडियो व्यूज 4.4 बिलियन से 7 बिलियन तक। ये दिखाता है कि उनकी पहुंच कितनी जबरदस्त है, खासकर युवाओं के बीच। हाँ, उनका सफर दिलचस्प रहा है। 2013 में उन्होंने शुरुआत तो ट्रैवल व्लॉग से की थी, लेकिन 2014 आते-आते उनका फोकस वो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर शिफ्ट हो गया। अच्छा। उनका एक शुरुआती वीडियो जो काफी चर्चा में आया वो 2014 का बीजेपी एक्सपोज था। शायद यहीं से उनके कंटेंट की दिशा थोड़ी तय होने लगी। ये जानना दिलचस्प है कि आखिर उनकी कंटेंट स्ट्रैटेजी में ऐसा क्या खास है। इतने सारे लोगों को, खासकर 18 से 35 साल के युवाओं को अपनी तरफ खींचता है। क्या सिर्फ जटिल विषयों को आसान बनाना ही काफी है या कुछ और भी है? देखिए, सिर्फ आसान बनाना ही नहीं बल्कि कैसे आसान बनाते हैं, ये शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनकी स्क्रिप्ट्स में तथ्यों, डेटा और रिसर्च का हवाला होता है। हाँ। जो उनके विश्लेषण को एक क्रेडिबिलिटी देने की कोशिश करता है। वो अक्सर ऐसे विषयों को चुनते हैं जो उस समय चर्चा में हो, ट्रेंडिंग टॉपिक्स। लेकिन इससे भी बढ़कर वो कई बार ऐसे मुद्दों या पहलुओं को उठाते हैं जिन्हें शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में उतनी जगह नहीं मिलती। अच्छा। या फिर एक खास नजरिए से ही दिखाया जाता है। वो एक वैकल्पिक दृष्टिकोण या विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास करते दिखते हैं। और शायद उनकी प्रस्तुति का तरीका भी बिल्कुल इसमें काफी अहम रोल निभाता है। जिस तरह से वो विजुअल्स और स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करते हैं, निश्चित रूप से उनकी एडिटिंग काफी टाइट होती है। विजुअल एलिमेंट्स का भरपूर इस्तेमाल होता है जो जटिल जानकारी को समझने में मदद करते हैं। हाँ। उनकी कहानी कहने की शैली वो दर्शकों को बांधे रखती है। और हाँ, उनकी एकेडमिक पृष्ठभूमि, जर्मनी से इंजीनियरिंग और फिर अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में मास्टर्स। अच्छा, वो भी है। हाँ, तो वो उनके विश्लेषण में गहराई लाती है। वो सिर्फ सतही तौर पर बात नहीं करते बल्कि मुद्दे की तह तक जाने की कोशिश करते दिखते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है रिसर्च, प्रस्तुति और सामयिक विषय। बिल्कुल, ये सब मिलकर उनकी सफलता का एक अहम हिस्सा बनते हैं। इतनी लोकप्रियता और पहुंच का मतलब है कि वित्तीय पहलू भी काफी मजबूत होगा। जरा इस पर गौर करते हैं। उनकी कमाई को लेकर जो आंकड़े सामने आते हैं उनमें काफी अंतर दिखता है। हाँ, कमाई का सटीक आंकड़ा बताना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि क्रिएटर्स आमतौर पर अपनी आय सार्वजनिक नहीं करते। सही बात है। लेकिन उपलब्ध अनुमानों से एक अंदाजा जरूर लगता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स उनकी मासिक आय 30 लाख से 70 लाख रुपए बताती हैं, तो कुछ अन्य 40 लाख से 80 लाख रुपए। एक यूट्यूबर हैं तुषार काकड़, उनके विश्लेषण में ये आंकड़ा 60 से 80 लाख प्रति माह तक जाता है। और एक अंतर्राष्ट्रीय अनुमान लगभग $1,40,000 मासिक आय का भी है। यानी काफी बड़ी रकम।
और अगर सालाना आय और कुल संपत्ति मतलब नेटवर्थ की बात करें? एक विश्लेषण सालाना आय 8 से 9 करोड़ रुपए के आसपास बताता है। ठीक है। नेटवर्थ के आंकड़े भी काफी अलग-अलग हैं। कहीं 28 से 58 करोड़ का जिक्र है, कहीं 50 करोड़ से ज्यादा। अच्छा। तो एक स्रोत इसे लगभग $5.43 मिलियन यानी करीब 45 करोड़ रुपए आंकता है। तो मतलब रेंज काफी बड़ी है, लेकिन ये साफ है कि वो भारत के सबसे ज्यादा कमाने वाले यूट्यूबर्स में से एक हैं। हाँ, ये तो स्पष्ट है। इन आंकड़ों में भिन्नता स्वाभाविक है, लेकिन स्तर काफी ऊंचा है। जाहिर है ये सारी कमाई सिर्फ YouTube पर चलने वाले विज्ञापनों से तो नहीं आती होगी। आजकल क्रिएटर्स आय के कई स्रोत बनाते हैं। बिल्कुल, मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स ये आज की क्रिएटर इकोनॉमी का अहम हिस्सा है। ध्रुव राठी के मामले में भी यही है। पहला और सबसे मुख्य स्रोत तो YouTube एड रेवेन्यू ही है। हाँ। कुछ अनुमान इसे 12-15 लाख रुपए प्रतिमाह बताते हैं, जबकि एक अन्य विश्लेषण इसे 40-50 लाख रुपए प्रतिमाह तक आंकता है। काफी अंतर है यहाँ भी। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये एड रेवेन्यू काम कैसे करता है, खासकर ये CPM और RPM, ये क्या चीजें हैं? हाँ, ये जानना जरूरी है। देखिए, CPM यानी कॉस्ट पर मिल। ओके। ये वो रेट है जो विज्ञापनदाता मतलब एडवर्टाइजर्स हाँ। हर 1000 बार विज्ञापन दिखाने के लिए YouTube को देते हैं। ठीक है। और RPM यानी रेवेन्यू पर मिल, ये वो औसत कमाई है जो क्रिएटर को प्रति 1000 वीडियो व्यूज पर होती है, YouTube का अपना हिस्सा काटने के बाद। अच्छा। स्रोतों के अनुसार क्रिएटर्स को औसतन आप मान लीजिए $2 से $20 प्रति 1000 व्यूज मिल सकते हैं। $2 से $20, काफी बड़ा फर्क है ये तो। हाँ, क्योंकि ये कई चीजों पर निर्भर करता है। दर्शक किस देश से हैं, जैसे पश्चिमी देशों में RPM ज्यादा होता है, वीडियो का टॉपिक क्या है, फाइनेंस या टेक्नोलॉजी पर RPM अक्सर ज्यादा होता है, वीडियो की लंबाई कितनी है और दर्शक विज्ञापन पर कितना इंटरैक्ट करते हैं, ये सब मायने रखता है। और चैनल को मोनेटाइज करने के लिए भी YouTube की कुछ शर्तें, राइट? हाँ, बिल्कुल। YouTube पार्टनर प्रोग्राम YPP में शामिल होने के लिए चैनल पर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और पिछले 12 महीनों में 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम पूरा होना चाहिए। या फिर एक और ऑप्शन है, पिछले 90 दिनों में शॉर्ट्स पर 10 मिलियन व्यूज होने चाहिए। ओके। तो एड रेवेन्यू के अलावा उनकी आय के और कौन से प्रमुख स्रोत हैं? दूसरा बड़ा स्रोत है ब्रांड डील्स और स्पॉन्सरशिप। हाँ, स्पॉन्सर्ड वीडियोस। हाँ, जब किसी वीडियो में किसी ब्रांड का प्रचार किया जाता है, अनुमान है कि वो प्रति डील 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। अच्छा। एक विश्लेषण के अनुसार अगर वो महीने में 3 ऐसी डील्स करते हैं तो इससे 60 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है। डाबर रियल फ्रूट जूस वाला विवाद शायद इसी तरह की एक डील से जुड़ा था, है ना? वो काफी चर्चा में रहा था। हाँ, बिल्कुल, वो मामला इसी से जुड़ा था। उस वीडियो के कंटेंट को लेकर डाबर ने ट्रेडमार्क उल्लंघन और मानहानि का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की थी। ये दिखाता है कि स्पॉन्सर्ड कंटेंट में भी क्रिएटर्स को काफी सावधानी बरतनी पड़ती है और इसके अपने जोखिम होते हैं। सही बात है। तीसरा जरिया क्या है उनकी कमाई का? उनकी ऑनलाइन अकेडमी, ध्रुव राठी अकेडमी। ओके। हाँ, इसके तहत वो 2 YouTube ब्लूप्रिंट नाम का एक कोर्स बेचते हैं। बताया गया कि इस कोर्स के 10,000 से ज्यादा छात्र हैं। 10,000 से ज्यादा? हाँ, एक यूट्यूबर के विश्लेषण के मुताबिक इससे उन्हें महीने में करीब 16 लाख रुपए की आय हो सकती है। इस कोर्स में क्या खास है, मतलब क्या सिखाते हैं इसमें? ये कोर्स हिंदी में उपलब्ध है, साथ में अंग्रेजी सबटाइटल्स भी हैं। इसमें लगभग 7.5 घंटे का वीडियो कंटेंट है, जिसमें YouTube चैनल शुरू करने से लेकर आइडिया सोचने, स्क्रिप्टिंग, फिल्मांकन, वो भी स्मार्टफोन से कैसे करें, एडिटिंग, मोनेटाइजेशन, ग्रोथ, ये सब पहलू कवर करने का दावा किया गया है। यानी YouTube पर सफल होने का एक तरह का पूरा गाइड। और चौथा स्रोत? इसी कोर्स से जुड़ी एक डिजिटल किताब है, द YouTube ब्लूप्रिंट। अच्छा, किताब भी है? हाँ, एक अनुमान के अनुसार इसकी बिक्री से सालाना 96 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है। और अब एक नया अध्याय जुड़ा है उनका, AI स्टार्टअप। ये 5वां स्रोत माना जा सकता है? हाँ, ये उनका हालिया और काफी चर्चित कदम है। एक यूट्यूबर हैं तुषार काकड़, उन्होंने अपने विश्लेषण में इस प्लेटफॉर्म को AI पिस्ता जैसा कुछ नाम दिया था। AI पिस्ता? हाँ, और दावा किया कि इसने लॉन्च के 36 घंटों में ही 2.5 करोड़ रुपए का ARR मतलब एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू हासिल कर लिया। 36 घंटे में 2.5 करोड़ ARR? ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, ये दावा किया गया था।
हालांकि एक अन्य तकनीकी विश्लेषण वाले वीडियो में इस प्लेटफॉर्म का कोई विशेष नाम नहीं बताया गया। ये एआई वेंचर? ये काफी अलग दिशा लग रहा है उनके सामान्य कंटेंट से। आखिर ये है क्या और इसका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है? क्या ये वाकई कोई नया एआई बना रहे हैं? यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। जैसा कि एक तकनीकी विश्लेषण शायद टेक्लिशियस नाम का चैनल था, उसमें समझाया गया है। हाँ, ये कोई नया ग्राउंड ब्रेकिंग एआई मॉडल नहीं बना रहे हैं, अच्छा। बल्कि ये एक वेबसाइट है जो कई मौजूदा पॉपुलर एआई मॉडल्स जैसे ओपन एआई का जीपीटी, गूगल का जेमिनी, एंथ्रोपिक का क्लॉड वगैरह, इनके एपीआईज को, एपीआईज मतलब? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, मतलब वो तरीके जिनसे अलग-अलग सॉफ्टवेयर आपस में बात करते हैं, तो ये उन एपीआईज को एक ही जगह पर उपलब्ध कराती है। अच्छा, जैसे स्विगी या जोमेटो रेस्टोरेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। या जैसे कई ऐप्स लोकेशन के लिए गूगल मैप्स के एपीआई का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर हज़ार रुपए में इतने सारे टॉप एआई मॉडल्स तक पहुंच देने का दावा, ये कैसे सच है? क्या ये वाकई इतना सस्ता है? ये टोकन सिस्टम पर आधारित है। टोकन सिस्टम? हाँ, जब आप एआई से कोई सवाल पूछते हैं या वो जवाब देता है, तो इसमें टेक्स्ट की प्रोसेसिंग के लिए टोकन खर्च होते हैं। ओके। मोटे तौर पर एक टोकन लगभग 4 अक्षर के बराबर होता है। मान लीजिए 100 टोकन मतलब करीब 75 शब्द। राठी के प्लेटफॉर्म पर 1000 रुपए के सब्सक्रिप्शन में यूजर को 4 लाख टोकन मिलते हैं। 4 लाख टोकन? हाँ, ये जानकारी उनके लॉन्च वीडियो में उतनी स्पष्ट नहीं थी, जिस पर बाद में सवाल भी उठे थे। अच्छा। इन 4 लाख टोकन से अंदाजन 2000 से 3000 सवाल जवाब किए जा सकते हैं, जो एक सामान्य यूजर के लिए शायद काफी हो सकता है। लेकिन अगर यूजर का हर सवाल कई एआई मॉडल्स को भेजा जाता है, जैसा आपने कहा, तो क्या लागत ज्यादा नहीं बढ़ती? विश्लेषण के अनुसार ऐसा हो सकता है कि बैकएंड में हर क्वेरी को 4-5 अलग-अलग मॉडल्स को भेजा जाए ताकि यूजर को बेस्ट जवाब मिल सके। हर मॉडल की टोकन कॉस्ट अलग-अलग होती है, लेकिन औसतन राठी के लिए 1000 टोकन प्रोसेस करने की लागत शायद बहुत कम, मतलब 0.30 रुपीस के आसपास पड़ती है। सिर्फ 30 पैसे प्रति 1000 टोकन? हाँ, अनुमान यही है, और वो एआई कंपनियों को केवल उतने ही टोकन का भुगतान करते हैं जितने वास्तव में यूजर द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फिर मुनाफा कहाँ से आता है, अगर लागत इतनी कम है और सब्सक्रिप्शन फिक्स 1000 रुपए? यही इस बिजनेस मॉडल की खूबी है, या कह लीजिए चालाकी, जैसा कि विश्लेषण बताता है। कैसे? यूजर 1000 रुपए देकर 4 लाख टोकन खरीद लेता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर यूजर पूरे 4 लाख टोकन इस्तेमाल करे। हाँ, ये तो है। बहुत से लोग शायद आधा इस्तेमाल करें, कुछ उससे भी कम, और कुछ तो शायद सब्सक्रिप्शन लेके भूल भी जाएं। अच्छा, जैसे जिम की सालाना मेंबरशिप या ऑल यू कैन ईट बुफे जैसा? बिल्कुल वैसा ही। आप पूरी कीमत चुकाते हैं, भले ही आप सारी सुविधाओं या खाने का पूरा इस्तेमाल ना करें। तो मुनाफा असल में उन इस्तेमाल ना हुए टोकन से आता है? एग्जैक्टली, जिनके पैसे यूजर दे चुका है, लेकिन राठी को उनके लिए एआई कंपनियों का भुगतान नहीं करना पड़ा। तो ये स्कैम नहीं बल्कि औसत यूजर व्यवहार पर आधारित एक स्मार्ट सब्सक्रिप्शन मॉडल है। क्या इसे टोकन आर्बिट्राज जैसा कुछ कह सकते हैं? तकनीकी विश्लेषण तो इसे स्कैम नहीं मानता, बल्कि एक सोचा समझा सब्सक्रिप्शन मॉडल कहता है जो औसत खपत पैटर्न का फायदा उठाता है। टोकन आर्बिट्राज शायद सटीक शब्द न हो, पर यह बंडल्ड सर्विस बेचने जैसा है, जहां व्यक्तिगत उपयोग अलग-अलग होता है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जो बताई गई हैं। किस तरह की सीमाएं? मतलब क्या सब कुछ नहीं मिलता इसमें? जैसे ये जरूरी नहीं कि इसमें उन एआई मॉडल्स के सारे प्रो या एडवांस्ड फीचर्स उपलब्ध हों जो सीधे उनकी वेबसाइट पर सब्सक्रिप्शन लेने पर मिलते हैं। उदाहरण के लिए चैट जीपीटी का वॉइस मोड, या इमेज जनरेशन की उन्नत क्षमताएं, या जेमिनाई का वीडियो एनालिसिस फीचर, वो सब शायद यहाँ सीमित हो या उपलब्ध ही ना हो। अच्छा। भविष्य में ये जुड़ेंगे या नहीं, ये अभी स्पष्ट नहीं है। तो एक तरफ ये एआई वेंचर और कमाई के इतने सारे स्रोत हैं जी, लेकिन दूसरी तरफ इतना पब्लिक फिगर होने का मतलब है कि उनके काम पर स्क्रूटिनी भी ज्यादा होती है। विवादों से भी उनका नाम जुड़ा रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जब आप सार्वजनिक मंच पर होते हैं और खासकर संवेदनशील सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर लगातार अपनी राय रखते हैं, हाँ, तो आलोचना और विवाद वो स्वाभाविक हो जाते हैं। स्रोतों के आधार पर देखें तो ध्रुव राठी को कई तरह की आलोचनाओं और आरोपों का सामना करना पड़ा है। इन्हें हम कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं शायद। किस तरह के श्रेणियां? क्या कोई पैटर्न दिखता है इन विवादों में? मोटे तौर पर 3 तरह के विवाद दिखते हैं। पहला,
राजनीतिक और वैचारिक आलोचना। हाँ, उन पर अक्सर एक तरफा या किसी खास विचारधारा के प्रति झुकाव रखने वाले कंटेंट बनाने के आरोप लगते हैं, जैसे 2021 के किसान आंदोलन का समर्थन करना, हाँ, सरकार की नीतियों जैसे कोविड-19 लॉकडाउन प्रबंधन की आलोचना करना, या कभी-कभी भारत की तुलना पाकिस्तान के कुछ सकारात्मक पहलुओं से करना। इन सब पर उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी है। ठीक है। और दूसरी श्रेणी? दूसरा, तथ्यात्मक सटीकता पर सवाल। अच्छा, कुछ मामलों में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों या दावों की सत्यता पर सवाल उठाए गए हैं, जैसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी के आईएएस बनने को लेकर किए गए दावे पर। हाँ, उस पर कानूनी कार्रवाई की बात सामने आई थी। हम्म, अयोध्या राम मंदिर मुद्दे पर उनके विश्लेषण को कुछ समूहों ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया, और हाल ही में सिखों के इतिहास पर बनाए गए एक एआई जनरेटेड वीडियो पर भी, उस पर भी ऐतिहासिक तथ्यों और धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ के आरोप लगे। और तीसरा, कमर्शियल और कानूनी मुद्दे, जैसे वो डाबर वाला मामला। हाँ बिल्कुल, जैसा हमने पहले जिक्र किया, डाबर रियल फ्रूट जूस वाले स्पॉन्सर्ड वीडियो पर ट्रेडमार्क उल्लंघन और मानहानि का मुकदमा हुआ था। ये दिखाता है कि व्यावसायिक हितों से जुड़े विवाद भी सामने आए हैं। ये जरूरी है कि श्रोता समझे कि हम यहाँ सिर्फ विभिन्न स्रोतों में दर्ज जानकारी और आरोपों का उल्लेख कर रहे हैं, बिना किसी पक्ष का समर्थन या विरोध किए। हाँ, हमारा उद्देश्य केवल एक व्यापक तस्वीर पेश करना है। बिल्कुल। और इसी तस्वीर का एक हिस्सा ये भी है कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिली है। 2023 में प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन ने उन्हें अपनी नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स की सूची में शामिल किया था, हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जो उनके प्रभाव को दर्शाता है। तो हमने ध्रुव राठी के सफर के कई पहलू देखे। एक ट्रैवल ब्लॉगर से भारत के सबसे प्रभावशाली कंटेंट क्रिएटर्स में से एक बनने तक का सफर। हाँ, उनकी कमाई के बहुआयामी स्रोत जो सिर्फ यूट्यूब विज्ञापनों से कहीं आगे जाते हैं। उनका नया एआई प्लेटफॉर्म जो एक दिलचस्प बिजनेस मॉडल पेश करता है, और वो तमाम विवाद और आलोचनाएं जिनका उन्हें सामना करना पड़ा है। इन सब का निचोड़ क्या है, मतलब क्या समझे हम इससे? मेरे विचार में ये केस स्टडी हमें आज की क्रिएटर इकोनॉमी की जटिलताओं को समझने में मदद करती है। ये दिखाती है कि कैसे रिसर्च, प्रस्तुति और सही समय पर सही मुद्दे उठाने से बड़े पैमाने पर दर्शक वर्ग बनाया जा सकता है। हाँ, ये भी दिखाती है कि कैसे क्रिएटर्स अब सिर्फ कंटेंट पर निर्भर नहीं है, बल्कि आय के लिए कोर्सेज, मर्चेंडाइज और अब तो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स जैसे नए रास्ते भी अपना रहे हैं। और साथ ही ये सार्वजनिक विमर्श में एक कंटेंट क्रिएटर की भूमिका और उसके सामने आने वाली चुनौतियों को भी उजागर करता है ना? खासकर जब आप ऐसे विषयों पर बोल रहे हो जो लोगों को राजनीतिक या भावनात्मक रूप से बांटते हैं। हाँ बिल्कुल, और यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, मुझे लगता है। क्या? एक तरफ हम देख रहे हैं कि क्रिएटर्स कमाई के लिए नए नए मॉडल अपना रहे हैं, जैसे ये एआई प्लेटफॉर्म जहां औसत यूजर के कम इस्तेमाल से मुनाफा कमाया जा रहा है। दूसरी तरफ कंटेंट को लेकर खासकर सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर विवाद और ध्रुवीकरण वो बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं। तो भविष्य के लिए सोचने वाली बात यह है कि ये दोनों ट्रेंड्स, कमाई के नए इनोवेटिव या शायद कुछ लोग कहें अवसरवादी तरीके और संवेदनशील कंटेंट से जुड़े बढ़ते विवाद, ये मिलकर कंटेंट निर्माण के भविष्य को कैसे आकार देंगे? कैसे क्रिएटर्स पर ज्यादा सावधानी बरतने का दबाव बढ़ेगा, या फिर ज्यादा सनसनीखेज कंटेंट बनाने का, या कुछ और? हाँ, ये सवाल में सोचने पे मजबूर करता है। आगे क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा।